हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करा था कि हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू के आधार पे टैक्स निर्धारित किया जाता है। तो एनुअल वैल्यू की गणना कैसे की जाती है ये आज हम देखेंगे। तो हमें देखना है आज कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू के कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट मीन्स एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे अगर हम, तो इसके अंतर्गत हमें देखना होगा दो चीजें आ जाएंगी। पहला, हाउस प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हाउस प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। दूसरा हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड by रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आपको ये समझना है पहला कि रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है। तो जो शहर बड़े होते हैं जैसे मेट्रो सिटी या जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पे गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल एक्ट लागू कर दिया है, जो एक स्टैंडर्डता होता है जिसके आधार पर किराएदार से किराया लिया जाता है। इट मीन कि गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा गवर्नमेंट ने लगा रखा है, जिसके चलते कोई बहुत ज्यादा किराया किराएदारों से न ले पाए। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में हमें रेंट कंट्रोल एक्ट के नहीं जाना है, क्योंकि इससे आपको मतलब नहीं है। केवल आपको मतलब ये है कि आप प्रश्न में देखेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो रहा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हो रहा है, कहां लागू होता है, इससे ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए इसको दो भागों में करके हमने देखा। पहला कि हाउस प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। अब इसमें एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो इसका रूल है निकालने का। सबसे पहला जो होता है, आप निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाएगा? अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए सबसे पहले
दो चीजें होती हैं इसमें। पहला, या ए लिख सकते हैं आप इसको, ए। म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करती है मकान की, और फेयर रेंट जो होता है, ये फेयर रेंट का मतलब कि आपके बगल में अगर कोई मकान है तो वो कितना किराएदार से किराया ले रहा है, यानी कि उस एरिया का उचित किराया क्या है। तो ये उचित किराया डिसाइड होता है अगल बगल के टेनेंसी के आधार पर। तो बुक में आपके म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया रहेगा और फेयर रेंट भी दिए रहेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू और ये फेयर रेंट, इन दोनों में जो अधिक होगा वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा। तो इन दोनों में जो अधिक हो वो हम बाहर ले जाएंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं विच एवर ग्रेटर इन ए एंड बी। ए इक्वल टू म्युनिसिपल टैक्स और बी मीन्स फेयर रेंट। तो इन दोनों में जो अधिक होगा वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है। फिर दूसरा आप लेंगे यहां पर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जो आप वास्तव में किराएदार से आपने किराया वसूला, वो एक्चुअल रेंट ले लेंगे। अब इन दोनों में विच एवर ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो निकल के आने वाला है, ये निकल के आने वाला है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गया। ये निकलेगा कैसे? विच एवर ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट ये आया था, सेकेंड ये है। इन दोनों में जो अधिक होगा वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे तो यहां से आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। तो लेस करते हैं हम लोग, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि म्युनिसिपल टैक्स ओनर ऑफ द हाउस द्वारा पेमेंट होगा, उसी का डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर किराएदार ने, टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड कर दिया तो फिर आप इसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स पेड कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा एनुअल वैल्यू। ये आपका निकलेगा एनुअल वैल्यू।
बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट लेंगे, जो दोनों में अधिक होगा। विच एवर ग्रेटर इन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद आप एक्चुअल रेंट ले लेंगे। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो अधिक होगा वो आपकी ग्रास एनुअल वैल्यू हो जाएगी, और ग्रास एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स जो ओनर द्वारा पेमेंट किया गया है वो घटा देंगे, तो आपकी एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये हमने निकाला एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द हाउस विच इज नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। अब इसके विपरीत आते हैं, हम लोग दूसरा निकालते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होता है। उसमें आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में अंतर क्या होता है कि यहां पे जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं होता है वहां पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहता है। इट मींस यहां पे कोई स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड नहीं हुआ है गवर्नमेंट के अंतर्गत, गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि यहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू ही नहीं है। और जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो जाता है वहां पे गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड कर देती है, यानी कि यहां पे एक स्टैंडर्ड रेंट का कंसेप्ट आ जाएगा और सेम सब कुछ ऐसे ही रहेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसमें पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाले थे उसी तरह यहां भी पहला आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट में सबसे पहला आप लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा बी फेयर रेंट, सी। अब यहां पे नया टर्म आ जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट। अब यहां पे क्या देखेंगे, इन दोनों में जो अधिक हो लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड रेंट जो है वो एक बाउंड्री का काम करता है जिसके बाहर म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट नहीं जा सकते हैं। यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट का हम कंपेयर करेंगे और ये है आपका स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट तो ये दोनों में जो अधिक हो वही लेंगे, लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। यानी कि स्टैंडर्ड रेंट की जो बाउंड्री इसने बना दिया इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो फिर से समझना है, इन दोनों में जो अधिक है वही लेंगे। ये केवल बाउंडेशन देखेगा कि इससे ज्यादा इन दोनों में से जो अधिक है वो नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम आपका स्टैंडर्ड रेंट तक ही एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता है। तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ये निकलेगा आपका which ever greater in A and B but not
मोर देन सी, बाहर कर दिया। तो इन दोनों में जो अधिक हो लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हम अब भी इसका जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। दूसरा आप आ जाएंगे, जैसे यहां पे एक्चुअल रेंट था तो आ जाएंगे दूसरे पे हम लोग एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट बाहर लिया। अब उसी तरह जैसे पिछले वाले में कंपेयर कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा होगा वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो इन दोनों में जो अधिक होगा ये निकल के आएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकेंड, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी डिसाइड हो गई। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर ने पेड किया है तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पेड कर दिया, जब इसको घटा देंगे तो ये फाइनली जो निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा एनुअल वैल्यू। बहुत आसान है आपका। दोनों में अंतर मात्र इतना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट मिल जाता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिलता। तो जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा वहां स्टैंडर्ड रेंट मिल जाएगा। 3 में कंपेयर करेंगे, जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होता है वहां पे 2 मिलेंगे, केवल स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिलेगा तो 2 में कंपेयर करेंगे। आप एनुअल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन केवल तभी मिलता है जबकि ओनर ने पेमेंट किया हो। अगर टेनेंट पेमेंट करता है तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है। टेनेंट मीन्स किराएदार। दूसरी चीज, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पाने के लिए ये नहीं देखना है कि म्युनिसिपल टैक्स किस साल से रिलेटेड है। जब म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट होगा वो किसी भी साल का हो सकता है, पिछले साल का हो सकता है, अगले साल का हो सकता है, यानी कि जब पेमेंट होगा तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं पेमेंट होगा तो कोई म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का हम देखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया है कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस इज नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी कि पहले वाले में हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी फॉर्मेट पे आप इसको करेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल के आ रहा है। तो हम करने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो
पहला मैंने आपको बताया था कि आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, तो आप निकालेंगे फर्स्ट एक्सपेक्टेड रेंट। अब चूंकि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए दो चीजों का कंपेयर किया जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो पहला कंडीशन आप सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर हम तीसरा करेंगे। तो हम पहला करने जा रहे हैं। तो इसका देखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू आपका दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू ए लिखते हैं इसको, आपका 30,000, 30,000। इस बी आपका होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट आपका दिया हुआ है 36,000। अब इन दोनों में जो अधिक होगा वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो 30,000 एंड 36,000 में 36,000 ज्यादा है, तो आप 36,000 बाहर ले जाएंगे। नेक्स्ट आपका मैं लिख देता हूं इसको, वेज एवर greater in A and B। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ गया। अब दूसरा आप लेते हैं एक्चुअल रेंट। तो अब सेकेंड आप ले लेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आपका है 32,000, यहां लिख लेंगे आप 32,000। अब इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे, जो अधिक होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आएगा। तो इन दोनों में जो अधिक है, यानी कि 36,000 आपका अधिक है, तो यही हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू इसमें आपका विच एवर ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकेंड, विच एवर ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकेंड। बिल्कुल आसान है निकालना। तो अगर ये फॉर्मेट आपको याद हो गया तो आप आराम से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी में अगर म्युनिसिपल टैक्स यहां दिया होता तो म्युनिसिपल टैक्स घटा देते तो आपका एनुअल वैल्यू निकल के आ जाता। क्लियर हो गया? तो हमने पहला सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट हम ऐसे ही रहने देंगे, केवल इसके डिजिट चेंज करेंगे। देखिए अब सेकंड में देखेंगे आप, आपका म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 20,000, तो इसके सामने हमने रख दिया 20,000। फिर आपका फेयर रेंट 24,000, फेयर रेंट रख दिया 24,000। अब इन दोनों में जो अधिक होगा वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो 24,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के बाहर हो गया। फिर एक्चुअल रेंट 28,000 है, तो यहां पर लिख लेंगे 28,000। अब इन दोनों में जो अधिक होगा वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। 28,000 ज्यादा है, तो 28,000 आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर हो गया? एक और देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड के लिए भी सेम वही फॉर्मेट यही रहने देंगे, केवल डिजिट हम हटा दे रहे हैं। देखिए
यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू दिया 35,000, तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपने डाल दिया 35,000। फेयर रेंट दिया है 32,000, तो फेयर रेंट डाल दिया 32,000। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, अभी म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है तो म्युनिसिपल वैल्यू ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट 30,000 है, यहां पे डाल देंगे आप 30,000 एक्चुअल रेंट के सामने। अब इस पे फिर कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो अधिक हो, 35,000 अधिक है तो 35,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गया। तो पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया। इसमें रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत ये नहीं आ रहा था मकान, इसलिए यहां पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया था। केवल म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में हम कंपेयर करेंगे, जो दोनों में अधिक होगा वही आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करेंगे, जो दोनों में अधिक हो जाएगा वही हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस बार हम निकालने जा रहे हैं एनुअल वैल्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूट एनुअल वैल्यू। अब क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा तो यहां पाएंगे कि स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है। इट मींस यहां लिखा हो या न लिखा हो, अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि वह मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कवर हो रहा है। तो यहां पे रूल लगेगा रेंट कंट्रोल एक्ट वाला। तो आपको पहले क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेंट, जैसे फॉर्मेट में लिखा हुआ था। तो पहला आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट में 3 चीजें आपको देखनी पड़ती है। पहला आप देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में एमवी लिखा जाता है। म्युनिसिपल वैल्यू देखिएगा, पहला आप सॉल्व करेंगे, इसमें 4 कंडीशन दिया हुआ है, तो हम पहला सॉल्व करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू दिया 30,000, तो यहां पे हमने डाल दिया 30,000। दूसरा आप देखेंगे फेयर रेंट 36,000, तो बी आपने डाला फेयर रेंट 36,000। और थर्ड होता है आपका स्टैंडर्ड रेंट, तो सी आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेंट आपका दिया हुआ है 30,000, ये हो गया 30,000। अब आपको ये देखना है, मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड रेंट जो होता है वो बाउंड्री है, यानी कि ये जो बाउंड्री बना दिया गया, इसकी बाउंड्री की जो वैल्यू है वो 30,000 है। आपका म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 दिया है, फेयर रेंट 36,000 दिया है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो आप पा रहे हैं कि 36,000 ज्यादा है, तो 36,000 हम बाहर ला रहे थे, लेकिन बाउंड्री जो खींच गई है वो कितनी खींच गई, 30,000, यानी 30,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 30,000 से कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फिर से देखें, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में हमने कंपेयर किया, इन दोनों में कंपेयर किया तो हम पाए 36,000 ज्यादा है, लेकिन 30,000 से एक्सेस नहीं हो सकता है, इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट जो निकल के आएगा वो मैक्सिमम 30,000 ही होगा। क्लियर। इन दोनों में कंपेयर किया, कंपेयर में हमें 36,000 ज्यादा दिखा, लेकिन मैक्सिमम हमारा 30,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट है, जो इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर नहीं जा सकते, इसलिए बाहर हम लाएंगे कितना, 30,000 ही।
अब आ जाएंगे सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट आपका होता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट आप देखिए कितना पाया वो 40,000, तो 40,000 आप ले लेंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। याद रखिएगा स्टैंडर्ड रेंट केवल एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर के लिए काम आता है, ग्रास एनुअल वैल्यू के लिए नहीं। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट 30,000, एक्चुअल रेंट 40,000। इन दोनों में जो अधिक होगा वही आपका ग्रास एनुअल वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 40,000 एक्सेस है तो 40,000 आपका निकल के आ गया ग्रास एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये आपका निकला ग्रास एनुअल वैल्यू। इसका रूल वही है, विच एवर ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकेंड, विच एवर ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो दोनों में अधिक था वो ग्रास एनुअल वैल्यू हो गया। अब ग्रास एनुअल वैल्यू के बाद डिडक्शन मिलता है म्युनिसिपल टैक्स का, तो लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ओनर ने कितना म्युनिसिपल टैक्स पेड किया करेंट ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में। तो यहां पे देखिएगा म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है बाय ओनर इन फाइनेंशियल ईयर में, FY मीन्स फाइनेंशियल ईयर। तो करेंट ईयर का पेमेंट किया है 10,000, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे नहीं पेमेंट किया। टीनेंट ने कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं पेड किया, तो हमें टीनेंट पे नहीं ध्यान देना है। हमें ये देखना है कि ओनर ने गत वर्ष में, यानी कि पिछला साल जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितना म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया ओनर ने 10,000 करेंट ईयर का, तो 10,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? जब इसको घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 30,000। यही आपका हो जाएगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया पूरा? तो अब सेकेंड कंडीशन को हम उठाएंगे। सेकेंड कंडीशन में देखिए फॉर्मेट हमारा यही रह जाएगा। देखिए अब इस वाले में म्युनिसिपल वैल्यू आपका दिया हुआ है, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला म्युनिसिपल वैल्यू दिया 26,000, तो म्युनिसिपल वैल्यू के सामने आप लिख देंगे 26,000। फेयर रेंट दिया 28,000, फेयर रेंट लिख देंगे 28,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया 35,000, तो ये आपका 35,000। अब आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे। इसमें कंपेयर कर रहे हैं 26,000 एंड 28,000 में, तो 28,000 ज्यादा है। ये बाउंड्री का काम करता है, ये देखता है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो 28,000 35,000 के बाहर नहीं जा रहा है, उससे एक्सेस नहीं है, तो इसलिए 28,000 ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों में हमने कंपेयर किया, 28,000 ज्यादा हो रहा था, 28,000 35,000 से बाहर नहीं है, तो इसमें 28,000 ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ये केवल बाउंड्री का काम करता है, इसको समझिएगा। ये इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर हम रह सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट 30,000 है, हमने ले लिया 30,000। अब हमने कंपेयर किया इन दोनों में, तो
एक्सपेक्टेड रेंट 28,000, एक्चुअल रेंट 30,000, इन दोनों में जो अधिक हो वही आपकी ग्रास एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो ग्रास एनुअल वैल्यू हो गई 30,000। अब आएंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो यहां पे देखिएगा पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स फाइनेंशियल यानी कि करेंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने नहीं पेड किया है, लेकिन पिछले साल का म्युनिसिपल टैक्स करेंट ईयर में ओनर ने पेड किया। तो मैंने आपको बताया कि म्युनिसिपल टैक्स ओनर अगर फाइनेंशियल ईयर में पेड करता है, अब किस वर्ष से है उससे मतलब नहीं, अगर उसने पेड किया तो उसको डिडक्शन मिलेगा, नहीं पेड किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें दिया है पेड बाय टेनेंट 5,000। तो टेनेंट ने जो 5,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, इसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर किराएदार म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। क्लियर? अब दिमाग में हमारी एक बात आ सकती है कि किराएदार अगर म्युनिसिपल टैक्स नहीं पेड कर रहा है, किराएदार अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहा है तो उसका डिडक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसके पीछे जहां तक मुझे समझ में आता है वो यही लॉजिक रहा होगा कि इनकम टैक्स ने ये सोचा होगा कि कभी कभी मकान मालिक किराया कम करके और उसके जगह पे म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करा देते हैं किराएदार से। इससे दो फायदा मकान मालिक को मिल सकता है। पहला तो उनका एक्चुअल रेंट कम हो गया, एक्चुअल रेंट कम आ गया तो हो सकता है कि टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए, और दूसरा म्युनिसिपल टैक्स भी पेड हो गया किराएदार द्वारा तो उस म्युनिसिपल टैक्स का छूट भी मिल जाए। तो इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने साफ साफ मना कर दिया कि अगर किराएदार म्युनिसिपल टैक्स पेड करता है तो उसका हम डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे, जिसके चलते कोई भी मकान मालिक, मकान का स्वामी अपनी टैक्स लायबिलिटी में कमी ना कर पाए, एक्चुअल टैक्स पेड करे। तो यहां पे आप देखेंगे कि ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया है करेंट ईयर का तो नहीं पेड किया है, लेकिन पिछले साल का पेमेंट किया है 8,000, तो इस 8,000 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जो टेनेंट ने पेड किया उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन आपको मिलना है कितने का? 8,000 का। क्लियर हो गया यहां तक? तो इस 8,000 को आप घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 22,000। ये 22,000 आपकी हो गई एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड नंबर का, तो इसके बारे में सेम फॉर्मेट यही रह जाएगा आपका। आइए म्युनिसिपल वैल्यू देखिए 35,000 है, तो म्युनिसिपल वैल्यू के सामने आप डाल देंगे 35,000। फेयर रेंट आपका 30,000 है, तो फेयर रेंट के सामने डाल देंगे आप 30,000। स्टैंडर्ड रेंट 36,000 है, तो स्टैंडर्ड रेंट के सामने डाल देंगे आप 36,000। अब कंपेयर करेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में 35,000 एक्सेस है, लेकिन वो 36,000 एक्सेस नहीं है, तो इसलिए 35,000 ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्चुअल रेंट दिया 36,000, तो एक्चुअल रेंट ले लेंगे आप 36,000। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो एक्सेस होगा वही आपकी क्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो इन दोनों में 36,000 अधिक है, तो 36,000 आपकी क्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेंगे, तो यहां देखिए ओनर ने करेंट ईयर का 12,000 और प्रीवियस ईयर का 7,000 दोनों मिला करके 19,000 का पेमेंट किया है, तो टोटल 19,000 का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि उसने करेंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स आप पेमेंट कर दिया 12,000 और लास्ट ईयर का 7,000 बाकी था जिसका उसने नहीं पेमेंट किया था, वो करेंट ईयर में पेमेंट कर रहा है, तो ये 7,000 का भी उसको डिडक्शन मिलेगा। यानी कि 12,000 प्लस 7,000
टोटल 19,000 का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पर ये 19,000 डिडक्ट कर देंगे, बचेगा 17,000। तो 17,000 आपकी हो जाएगी एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया ये भी। अब लास्ट कंडीशन देखेंगे हम, फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या कह रहा है, आइए। तो फिर म्युनिसिपल वैल्यू आपका 30,000 है, ले लेंगे 30,000। फेयर रेंट 36,000, 36,000। स्टैंडर्ड रेंट 40,000, स्टैंडर्ड रेंट आपका 40,000। इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर किए तो 36,000 एक्सेस हो रहा है, लेकिन 40,000 से अधिक नहीं है, तो 36,000 ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ गया। अब आ जाएंगे आप एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आपका दिया 32,000, तो अब यहां पे ले लेंगे आप 32,000 एक्चुअल रेंट के सामने। अब दोनों में कंपेयर करेंगे, 36,000 तक 32,000 में, तो 36,000 एक्सेस है, तो 36,000 आपका हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहां पे म्युनिसिपल टैक्स जब घटाएंगे तो देखिए, ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं किया है, ना करेंट ईयर का पेड किया, ना प्रीवियस ईयर का पेड किया। म्युनिसिपल टैक्स पेड किया किसने, टेनेंट ने। तो टेनेंट जो म्युनिसिपल टैक्स का पेड करता है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ओनर ने कोई म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं किया करेंट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो इसलिए कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि एनुअल वैल्यू आपकी 36,000 ही रह गई। क्लियर हो गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि एनुअल वैल्यू और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालना पूरी तरह से आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके भेजिएगा, हम उसको फिर से आपको समझा देंगे। थैंक यू।